हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन के आगे वेरिएशन जो हमें किसी भी पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स में देखने को मिलती है उनके डिफरेंट सोर्सेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वेरिएशंस जेनेटिक लेवल की होती हैं उनके जनरली कुछ सोर्सेज होते हैं, जैसे कि म्यूटेशंस, जीन रिकॉम्बिनेशन, जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन। म्यूटेशन, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, एक सडन हेरिटेबल चेंज है और म्यूटेशन के कारण जेनेटिक वेरिएशंस प्रोड्यूस होती हैं और ये म्यूटेशंस वेरिएशंस को क्रिएट भी करती हैं और उनके कारण पॉपुलेशन में ये मेंटेन भी रहती हैं। नए जीन्स या एलील्स ये उस पॉपुलेशन के जीन पूल में इंट्रोड्यूस करती हैं। तो ये जो वेरिएशंस हैं फिर आगे जाकर जो है फाइनली किसी नई स्पीशीज़ के फॉर्मेशन का बेस बनते हैं। जीन रिकॉम्बिनेशन भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है वेरिएशंस का, जो कि मियोसिस के दौरान जब क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है या फिर फ्री असॉर्टमेंट होता है जीन्स का, जब गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है और रैंडम यूनियन होता है गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन के टाइम पर, और क्रोमोसोमल वेरिएशंस भी जीन रिकॉम्बिनेशन कहलाती हैं और इसके कारण जो है नए जो एलील कॉम्बिनेशंस हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और ये एक वेरिएशंस प्रोवाइड करते हैं एक पॉपुलेशन के अंदर और इवोल्यूशन के प्रोसेस में एज सच ये हेल्प करते हैं। जीन माइग्रेशन का मतलब है जब इंडिविजुअल्स एक प्लेस से दूसरी जगह पर मूव करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, तो अगर एक पॉपुलेशन में नए इंडिविजुअल्स ऐड हो रहे हैं तो उनके अगर कोई एलील्स न्यू हैं तो वो उस जीन पूल में एक नया एडिशन बनाएंगे। और अगर कभी कभी क्या होता है कि कुछ पॉपुलेशंस जो हैं ब्रीडिंग के द्वारा आपस में इंटरमिंगल भी कर जाती हैं, जिससे कि ऑफस्प्रिंग में कई तरह की वेरिएशंस भी आती हैं। तो ये जो माइग्रेशन है या इमिग्रेशन है जिसमें कुछ इंडिविजुअल्स जो है आते हैं, या इमिग्रेशन होता है जिसमें कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं जा रहे हैं पॉपुलेशन छोड़कर, तो उससे भी जीन या एलील्स की जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो फ्लक्चुएट होती रहती हैं और वेरिएशंस देखने को मिलती है जेनेटिक लेवल पर। जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करें तो सिविल राइट इफेक्ट भी बुलाया जाता है इसे, जिसमें कि जीन फ्रिक्वेंसीज रैंडमली चेंज होती हैं एक पॉपुलेशन में और चांस के कारण केवल, तो उसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जनरली सभी पॉपुलेशंस में होता है, लेकिन बहुत ही स्मॉल और आइसोलेटेड पॉपुलेशन में इसका इफेक्ट जो है वो काफ़ी मार्क्ड होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं फिर लास्ट नेचुरल सिलेक्शन के बारे में जिसको चार्ल्स डार्विन ने और अल्फ्रेड रसेल वेलेस ने एक प्रिंसिपल कॉजल मैकेनिज्म माना एवोल्यूशनरी चेंज का। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या करता है, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन की सिचुएशन क्रिएट करता है, यानी कुछ मेंबर्स जो हैं पॉपुलेशन के वो रिप्रोड्यूस करके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर पाते हैं, लेकिन कुछ को चांस नहीं मिलता रिप्रोड्यूस करने का। यही डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन है और सिलेक्शन इसी के द्वारा जो है अपना एक्शन शो करता है। तो इससे भी जो जीनोटाइप्स हैं उनका जो शेयरिंग है जीन पूल में वो बदलता रहता है और ये वेरिएशंस का बेसिस है। तो सिलेक्शन भी आपका 3 प्रकार का हो सकता है जनरली, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन और डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन या नॉर्मलाइजिंग सिलेक्शन को मेंटेनेंस एवोल्यूशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पॉपुलेशन जिनमें जनरली वेरिएशंस नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और यानी कि एक जो वेरिएशन है वो केवल कुछ इंडिविजुअल्स में ना पाई जाकर ज़्यादातर इंडिविजुअल्स में मिल रही है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसमें क्या होता है कि इसमें भी जो एक्सट्रीम इंडिविजुअल्स हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है और जो सिलेक्शन है वो उस वेरिएशन को स्टेबलाइज करने का काम कर रहा है, यानी उसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मेंटेन करने का काम करता है। जो आप इसमें अगर कर्व देखें तो ये जो कर्व है वो नैरो होती जाती है और ज़्यादा, तो मीन वैल्यू जो है उसकी तरफ जो है मेनली ये सिलेक्शन काम करता है, उस मीन वैल्यू को मेंटेन रखने का। तो ये जो पीक है जो रिप्रेजेंट कर रही है एवरेज वैल्यू की, जिससे ज़्यादातर इंडिविजुअल्स जो हैं इस वैल्यू को बियर कर रहे हैं और बाकी के जो एक्सट्रीम एंड्स पर इंडिविजुअल्स हैं उनका एलिमिनेशन होता जा रहा है, तो ये पीक जो है धीरे धीरे और ऊंची और ज़्यादा नैरो होती जाती है। तो इसी को हम स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर स्टेट है, कंडीशन है, वो फेवर की जा रही है और अगर कोई इंडिविजुअल एक्सट्रीम
कंडीशन शो कर रहा है तो उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है, उनको फिट नहीं माना जाता सर्वाइवल के लिए। तो इसके कई एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल जो मीन एवरेज बॉडी वेट होता है जो भी ह्यूमन बेबीज़ का जब वो बर्थ के टाइम पर, तो उस टाइम पर अगर किसी का वेट ज़्यादा एक्सट्रीम है, बहुत ही लो है या बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते और जो मीन वैल्यू है उसको ज़्यादा फेवर किया जाता है। तो जो एवरेज वैल्यू को बियर कर रहे हैं वो इंडिविजुअल्स ज़्यादा सर्वाइव करेंगे ऐसी कंडीशन में स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन जब ऑपरेट करता है। डायरेक्शनल सिलेक्शन की बात करें तो डायरेक्शनल सिलेक्शन में एक डायरेक्शन की तरफ चेंज हो रहा है, तो सिलेक्शन ऐसे काम कर रहा है कि वो कुछ इंडिविजुअल्स को फेवर कर रहा है और वो जो है एक डायरेक्शन में शिफ्ट होता जा रही है कर्व। तो यहाँ पर एक्चुअली में हुआ क्या है कि एनवायरनमेंट चेंज हुआ है और उस चेंज के कारण जो इंडिविजुअल्स अभी तक एक्सट्रीम माने जा रहे थे, अब वो जो फिनोटाइप बियर कर रहे थे वो अब सर्वाइवल के लिए एक्चुअली फेवर किए जा रहे हैं और इस वजह से वो धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और वो अब न्यू नॉर्मल हो गए। तो इसी को हम आपका डायरेक्शनल सिलेक्शन कहते हैं। तो ये जो है दोनों ही डायरेक्शन में हो सकता था, पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रेट मीन के से आगे भी जा सकता था पॉजिटिव और पीछे की तरफ यानी नेगेटिव में भी जा सकता है। तो जब डायरेक्शनल सिलेक्शन ऑपरेट करता है कई जनरेशन्स के लिए, तो एक जो डायरेक्शन में चेंज होता है और अल्टीमेटली कई जनरेशन्स के बाद आप इसमें जो है एक इवोल्यूशनरी चेंज भी देख सकते हैं पॉपुलेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल के लिए इसका बिस्टन बिटुलेरिया जो है डायरेक्शनल सिलेक्शन का ही एग्जांपल है, जिसमें जब एनवायरनमेंट में चेंज आया तो जो डार्क कलर वेराइटीज़ थी उनको सिलेक्शन ने फेवर किया और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई और जो लाइट कलर वेराइटीज़ थी वो जो है जनरली पूरी तरह से एलिमिनेट हो गई। इसके बाद तीसरे तरह का सिलेक्शन है डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन या डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन। तो इसमें जो नेचुरल सिलेक्शन है वो साइमल्टेनियसली दोनों एक्सट्रीम्स पर, डिस्ट्रीब्यूशन के दोनों एक्सट्रीम्स पर जो इंडिविजुअल्स हैं उन दोनों को फेवर करता है। तो डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन एक तरह से डाइवर्सिफिकेशन लेके आ रहा है, स्टेबलाइजिंग का ये अपोजिट है और बहुत ही रेयरली ये देखने को मिलता है। तो होता क्या इसमें, इंडिविजुअल्स जो एक्सट्रीम्स पर हैं वो फेवर किए जा रहे हैं, वो ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने में सफल हो जाते हैं, जबकि जो इंडिविजुअल्स जो मीन वैल्यू को बियर कर रहे थे उनका एलिमिनेशन हो जाता है। तो इससे एक कैरेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिलता है। चेंजेस जो होते हैं एलील फ्रीक्वेंसीज में वो डाइवर्जन प्रकार के चेंजेस हो जाते हैं। तो डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन वेरिएंस को एक्चुअली में काफ़ी इंक्रीज़ कर रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर इसे जैसे कि एक पॉपुलेशन में कॉर्न की अगर लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट ईयर के लिए सीड्स सेलेक्ट की जाएं, तो फिर अगली जो जनरेशन्स देखी जाएंगी उनमें जो है डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन देखा जाएगा, यानी या तो कॉर्न्स में केवल लॉन्गेस्ट ईयर मिलेंगे या फिर केवल शॉर्टेस्ट ईयर मिलेंगे। तो ये एक एग्जांपल है डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन का, हालांकि ये रेयर होता है काफ़ी नेचर में। इसके अलावा हम इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म को डिस्कस करते हैं यहाँ पर, जो कि एक अच्छा एग्जांपल है डायरेक्शनल सिलेक्शन का। तो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म क्या है कि जब जो मॉथ इंडस्ट्रियल एरियाज़ में रह रहे थे उनमें जब मेलेनिन का पिगमेंट डेवलप हुआ, जिससे कि वो अपनी सराउंडिंग्स जो कि सूट से कवर हो गई थी पॉल्यूशन के कारण, उससे मैच कर सकी। तो ये वो अडेप्टेशन है। तो इसको ओरिजिनली स्टडी किया था फिशर और फॉर्ड ने और रिसेंटली कैटलवेल ने। तो इस फिनोमेना में देखें तो इसमें सिलेक्शन नेचुरल कंडीशंस में कैसे ऑपरेट करता है वो बहुत अच्छे से एक्सीलेंट एग्जांपल है इस चीज़ का। इसमें हुआ क्या कि जब ग्रेट ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की प्रोग्रेस हुई धीरे धीरे 19वीं सेंचुरी में, तो उस दौरान उससे पहले कई सारी स्पीशीज़ मॉथ की देखी जाती थी। उसमें से पेपर्ड मॉथ जिसे बिस्टन बिटुलेरिया बुलाया जाता है वो सबसे ज़्यादा स्टडी किया गया। और ये जो पेपर्ड मॉथ है वो जनरली लाइट कलर के होते थे, लेकिन फिर 1845 में एक मेलेनिक फॉर्म जो कि पूरी तरह से ब्लैक थी पेपर्ड मॉथ की, उसे ऑब्जर्व किया गया। तो उन्होंने धीरे धीरे और मेलेनिक फॉर्म्स देखी कि जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ के अराउंड जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, जहाँ पर एक्चुअली मैंने ऑब्जर्व किया तो उन्हें पता चला कि एनवायरनमेंट वहाँ का ऑल्टर हो गया है, क्योंकि पहले जहाँ पर मॉथ जो है ट्री ट्रंक्स पर जहाँ पर वो रेस्ट करते थे दिन के दौरान अपनी इनएक्टिविटी पीरियड के दौरान, तो उन्होंने वहाँ पर देखा कि वो ट्री ट्रंक्स जो है जनरली लिकेन से कवर्ड थे, लेकिन धीरे धीरे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के कारण वो ट्री ट्रंक्स और जो वहाँ के लिकेन थे उनकी डेथ होती गई
ओवरी ट्रंक्स लिकेन से डिवाइड हो गए और वो सूट से कवर होते गए धीरे धीरे, तो बैकग्राउंड जो है उनका वो ब्लैक कलर्ड का होता गया। तो उस कारण से फिर देखा कि वो जो लाइट कलर वैरायटी थी उसका एक तरह से एलिमिनेशन हो गया, क्योंकि वो आसानी से जो है दिख पाते थे और फिर प्रेडेटरी बर्ड्स जो है उनको आसानी से अपना शिकार बना लेती थी। धीरे धीरे लाइट कलर वैराइटीज़ कम होने लगी और जो डार्क कलर वैराइटीज़ जो प्रोबेबली किसी म्यूटेशन के कारण उस पॉपुलेशन में एग्जिस्ट कर रही थी, उसकी सर्वाइवल वैल्यू जो है बढ़ गई, क्योंकि वो इस ब्लैक सराउंडिंग्स में आसानी से घुल मिल जाती थी और प्रेडेटरी बर्ड्स उसे आसानी से रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती थी, नोटिस नहीं कर सकती थी, तो वो सर्वाइव करने लगी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, कुछ जनरेशन के बाद केवल डार्क कलर्ड वेराइटीज़ ही देखने को मिली और सारी की जो लेस कलर लाइट कलर वेराइटीज़ थी वो पूरी तरह से एलिमिनेट हो गई। तो इस डार्क कलर्ड न्यू वेराइटीज़ को नाम दिया गया वेस्टर्न कार्बोनेरिया। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है सिलेक्शन का, कि सिलेक्शन किस तरह से इंडिविजुअल्स को फेवर करता है, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज होता है और जो इंडिविजुअल्स अच्छे से उस एनवायरनमेंट चेंज्ड एनवायरनमेंट में फिट हो पाते हैं वही केवल सर्वाइव करते हैं। डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन की वजह से उनका नंबर जो है धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है, वो न्यू नॉर्मल हो जाते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्पेशिएशन। स्पेशिएशन इज़ द प्रोसेस जिसके द्वारा कि एक एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ से एक या एक से अधिक स्पीशीज़ नई स्पीशीज़ जो है फॉर्म होती हैं। तो जनरली एक स्पीशीज़ भी कलेक्शन होती है डीम्स का, यानी एक तरह से ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस का जो आपस में एक कॉमन जीन पूल शेयर करती हैं, उन्हें डीम्स बुलाया जाता है। तो स्पेशिएशन के फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज़ के जनरली दो तरीके हैं, एलोपैट्रिक स्पेशिएशन और सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन। एलोपैट्रिक स्पेशिएशन में क्या होता है कि जो स्पीशीज़ है, फॉर एग्जांपल के लिए एक पॉपुलेशन जो मेन पॉपुलेशन से जोग्राफिकली आइसोलेटेड हो जाती है और वो एक फिर धीरे धीरे फाइनली एक नई स्पीशीज़ बना लेती है, इसी को हम एलोपैट्रिक स्पेशिएशन बुलाते हैं। एलोस का मतलब है अदर से, पैट्रिया से मतलब होता है नेटिव लैंड से, यानी यहाँ पर जोग्राफिक आइसोलेशन के कारण स्पेशिएशन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए डार्विन्स फिंचेस जो कि गैलापागोस आइलैंड्स तक पहुँची और मेन लैंड बर्ड्स से इतनी उन्होंने अपनी एक तरह से एक कैरेक्टर में इतनी शिफ्ट हो गई कि उन्होंने नई स्पीशीज़ जो है वो फॉर्म कर ली। तो यहाँ जोग्राफिकल आइसोलेशन मेन रोल प्ले करता है। सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन की बात करें तो सिम का मतलब होता है टुगेदर, यानी यहाँ पर इस एक स्पीशीज़ में वो जो स्मॉल सेगमेंट है पॉपुलेशन का उसी जगह पर रहते हुए आइसोलेटेड हो जाता है रिप्रोडक्टिवली, और इस कारण से जैसे ये आइसोलेटिंग मैकेनिज्म ऑपरेट करना शुरू करता है, एक नई सब स्पीशीज़ बनती है पहले, और फिर टाइम के साथ साथ अगर ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कायम रहता है और वो आपस में जो मीटिंग है वो रुक जाती है, वो फिर नेचुरल कंडीशन में मिले भी तो भी मेट नहीं कर पाए, तो वो एक नई स्पीशीज़ फॉर्म कर लेते हैं। तो एक सिंगल पॉपुलेशन में जोग्राफिकल आइसोलेशन के बिना जब नई स्पीशीज़ फॉर्म हो रही है तो उसे हम सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन बुलाते हैं। तो ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के द्वारा होता है जनरली। इसके बाद हम देखते हैं आइसोलेशंस, टाइप्स ऑफ आइसोलेशंस। आइसोलेशन का मतलब है एक तरह से जब एक इंटरब्रीडिंग ग्रुप में जो है मीटिंग इंडिविजुअल्स के बीच में किसी कारण से प्रिवेंट हो, रुक जाती है, तो उसे हम आइसोलेशन बुलाते हैं। तो आइसोलेशन कई कारणों से हो सकता है। फिजिकल फैक्टर्स होते हैं इसमें, मान लीजिए जोग्राफिकल आइसोलेशन है, जैसे कि यानी कि जब एक पॉपुलेशन में कुछ इंडिविजुअल्स का सेगमेंट जो है जोग्राफिकली आइसोलेटेड हो जाए, यानी बीच में अगर कोई ऐसा बैरियर आ जाए, माउंटेन, वैलीज, रिवर्स, जिसको वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो वो आपस में जब मिलेंगे ही नहीं तो उनके बीच में मीटिंग नहीं होती, और इसी को हम जोग्राफिकल आइसोलेशन बुलाते हैं। इसके अलावा बायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल, मैकेनिकल और जेनेटिक बैरियर्स। तो कोई भी फैक्टर जो इंटरब्रीडिंग को प्रिवेंट करे उसे हम आइसोलेटिंग मैकेनिज्म बुलाते हैं। और आइसोलेटिंग मैकेनिज्म जनरली 3 मेथड्स के थ्रू इंटरब्रीडिंग को रोकता है: रेस्ट्रिक्शन टू रैंडम डिस्पर्सल, रेस्ट्रिक्शन टू रैंडम मीटिंग एंड रेस्ट्रिक्शन टू फर्टिलिटी। यानी पहले या तो वो उनके रैंडम डिस्पर्सल को रोक देता है, यानी उनके हर जगह अवेलेबल होने को या हर जगह उनके आ जा सकने की उस पर रोक लग जाती है, जिसकी वजह से वो आपस में मिल ही नहीं पाते और मीटिंग नहीं हो पाती, या फिर उनके जो रैंडम मीटिंग है वो किसी भी कारण से रुक सकती है। तो उसमें फिजियोलॉजिकल रीज़न हो सकता है, बिहेवियरल रीज़न हो सकता है, टेम्पोरल रीजन्स हो सकते हैं, टेम्पोरल फैक्टर हो सकता है, या सीजनल फैक्टर हो सकता है। फिर अगर वो मिल भी जाए और मीटिंग हो भी जाए तो भी मान लीजिए तो जो फर्टिलिटी है वो
मान लीजिए वो इनफर्टाइल हो सकता है, या फिर वो जाइगोट जो है वो बच ही नहीं पाए, या वो कोई भी इसमें कारण हो सकता है, ऑफस्प्रिंग स्टेराइल हो सकता है। तो ये सब फर्टिलिटी के रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो पहले हम देखते हैं जोग्राफिकल आइसोलेशन। जोग्राफिकल या स्पेशल आइसोलेशन में जो ऑर्गेनिजम्स में से कुछ ग्रुप्स जो हैं जोग्राफिकल बैरियर्स के कारण एक दूसरे से सेपरेटेड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल माउंटेन, वैली, डेजर्ट, ग्लेशियर्स, डेंस फॉरेस्ट या वाटर बॉडीज़ के कारण। तो फॉर एग्जांपल के लिए आपने देखा होगा कि आइलैंड्स और मेनलैंड के बीच में जनरली ओशियन वाटर या सी वाटर पाया जाता है, जिसके कारण वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं इतना लंबी दूरी को या इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो मेनलैंड और आइलैंड वेराइटीज़ जो हैं जनरली आपस में डिफ़र करती हैं काफ़ी। और लैंड जो है फॉर एग्जांपल के लिए सेपरेट करता है एक्वेटिक फ्लोरा फौना को लेक्स और पॉन्ड्स की। जब हम वाटर बॉडीज़ के बीच में देखते हैं कि काफ़ी दूरियां होती हैं, तो जो स्पीशीज़ जो वाटर में ही रह रही हैं, एक्वेटिक हैं, वो एक वाटर बॉडी से दूसरी वाटर बॉडी में जाने से प्रिवेंट हो जाती हैं। फिर वो अपने एनवायरनमेंट के लिए, लोकल एनवायरनमेंट के लिए अडेप्टेड हो जाती हैं, और हो सकता है उनमें इतनी वेरिएशंस आ जाएँ कि वो नई स्पीशीज़ फॉर्म कर लें। इसी तरह हाई माउंटेन्स हुए या फिर वैलीज़ हुई, वो जब सेपरेट करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, तो ये एक तरह का आइसोलेशन उनमें देखने को मिलता है, विच अल्टीमेटली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़। जोग्राफिक आइसोलेशन जो है नई स्पीशीज़ के फॉर्मेशन में, प्रोडक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल के लिए इंडिया में 47% तक एंडेमिक प्लांट्स पाए जाते हैं, क्योंकि ये हाई माउंटेन्स के द्वारा ईस्टर्न और नॉर्दर्न साइड्स पे ओशियन है इसके, जिसकी वजह से एक तरह से आइसोलेटेड है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो 80% तक वहाँ की स्पीशीज़ जो हैं एंडेमिक है वहाँ की, क्योंकि वो पूरी तरह से सराउंडेड है पानी के द्वारा। तो जितना ज़्यादा इफेक्टिव होगा आइसोलेशन, उतना ज़्यादा ये डिफरेंस या वेरिएशंस देखने को मिलेंगी। तो इसका अच्छा एग्जांपल है डार्विन्स फिंचेस, जो कि गैलापागोस आइलैंड्स पे पाई जाती हैं। वो आपस में भी डिफ़र करती हैं, साथ में मेनलैंड फिंचेस से भी डिफ़र करती हैं। किस में, किन कैरेक्टर्स में? उनमें साइज़ में, कलर में, बीक की शेप्स में और फूड हैबिट्स में। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की बात करें तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में इंटरब्रीडिंग प्रिवेंट की जाती है पॉपुलेशंस के बीच में। ये फॉर एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं कि जो दो डिफरेंट स्पीशीज़ होते हैं, उनके ऑर्गेनिजम्स भी आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो चुके हैं। इसलिए तभी उन्हें दो डिफरेंट स्पीशीज़ बुलाया जा रहा है, क्योंकि मेयर ने जब आपकी डेफिनेशन दी है स्पीशीज़ की, वो इस बेसिस पर ही दी है कि एक स्पीशीज़ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स होता है जो कि दूसरे एज सच ग्रुप से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड रहते हैं। तो ये भी दो प्रकारों में से हम बांट सकते हैं। पहला है इसका प्री मेटिंग और प्री जाइगोटिक आइसोलेशन, यानी कि जो मेटिंग से पहले यानी जाइगोट से फॉर्मेशन से पहले जो मैकेनिज़म्स ऑपरेट करते हैं वो प्री मेटिंग या प्री जाइगोटिक आइसोलेशन मैकेनिज़म्स होते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल के लिए मैकेनिकल आइसोलेशन से मतलब है कि जब जेनिटेलिया या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की मॉर्फोलॉजी जो है दो पॉपुलेशंस की एकदम एक दूसरे से मैच नहीं करे, तो होता क्या है, इसके कारण जो है उनके बीच में मीटिंग नहीं हो पाती है। इसका अच्छा एग्जांपल इंसेक्ट स्पीशीज़ में देखने को मिलता है। साइकोलॉजिकल आइसोलेशन में क्या होता है, जो बिहेवियरल पैटर्न है ऑर्गेनिजम्स का, मेल और फीमेल का, हर स्पीशीज़ में आप देखेंगे वो डिफरेंट होता है मीटिंग से पहले का। तो अगर ये एक दूसरे के साथ में मैच नहीं कर रहा है तो वो आपस में मीटिंग नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए कोर्टशिप बिहेवियर कई स्पीशीज़ में देखने को मिलता है, बर्ड्स में स्पेशली। तो उसमें जो एक सीरीज़ होती है स्टिमुलाई और रेस्पॉन्सेज की मीटिंग पार्टनर्स के बीच में, अगर वो हर स्पीशीज़ के लिए डिफरेंट है और वो अपनी ऑर्गेनिज्म दोनों डिफरेंट स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं, तो वो आपस में एक दूसरे के पैटर्न्स को रिकग्नाइज नहीं करेंगे और मीटिंग जो है वो प्रिवेंट हो जाएगी। टेम्पोरल या सीजनल आइसोलेशन भी इसी के अंदर आता है, जिसमें क्या होता है कि टाइम ऑफ मीटिंग है वो डिफरेंट स्पीशीज़ के लिए डिफरेंट होता है। सीज़न जो है मीटिंग का वो डिफरेंट हो सकता है, यानी या एक दिन में भी जब वो मीटिंग करेंगे, डाउन पे मीटिंग करेंगे या कब मीटिंग करेंगे, तो वो टेम्पोरल फैक्टर जो है उनको अगर मान लीजिए हर स्पीशीज़ के लिए डिफरेंट है, तो दो स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स उस टाइम पर एक साथ मिलेंगे ही नहीं और मीटिंग नहीं हो पाएगी। गैमेटिक आइसोलेशन भी हो सकता है। गैमेटिक आइसोलेशन में क्या होता है, जो गैमेट्स हैं वो उनकी जो एक दूसरे के साथ में जो केमिकल
रिएक्शंस होती हैं जहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है एक दूसरे की मेम्ब्रेन्स के साथ में, जो है रिसेप्टर्स और लिगेंड की जो एक तरह से बाइंडिंग होती है वो अलग होती है, हर स्पीशीज़ में वो अलग होती है। इस कारण से गैमेट्स जो है अगर डिफरेंट स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ मेटिंग ही नहीं करेंगे, और इसी को हम गैमेटिक आइसोलेशन बुलाते हैं। पोस्ट मीटिंग या पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन में क्या होता है कि जनरली मीटिंग हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो फैक्टर्स ऑपरेट करते हैं, फॉर एग्जांपल इनकम्पेटिबिलिटी, यानी फर्टिलाइजेशन भी मान लीजिए हो गया लेकिन कोई हाइब्रिड प्रोजेनी नहीं बनेगी। हाइब्रिड इनवाइबिलिटी में क्या होता है कि नॉर्मल फर्टिलाइजेशन हो जाता है, हाइब्रिड भी फॉर्म हो जाता है, लेकिन हाइब्रिड की वाइबिलिटी ही रिड्यूस बहुत ही कम होती है, वो बच ही नहीं पाता। हाइब्रिड स्टेरिलिटी में क्या है कि हाइब्रिड बच भी जाता है लेकिन वो खुद स्टेराइल होता है, या फिर तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हाइब्रिड है वो स्टेराइल है तो वो जनरेशन जो है वहीं पर समाप्त हो जाती है। फॉर एग्जांपल हॉर्सेस और डंकीज़ में भी मीटिंग के द्वारा, इंटरब्रीडिंग के द्वारा एक हाइब्रिड म्यूल प्रोड्यूस किया जाता है, जब मेल डंकी और एक फीमेल हॉर्स की मीटिंग होती है, लेकिन ये स्टेराइल है। इसी तरह मेल हॉर्स और फीमेल डंकी से जो हिनी रिप्रोड्यूस होता है हाइब्रिड, वो भी स्टेराइल होता है। हाइब्रिड ब्रेकडाउन की बात करें तो इसमें क्या होता है, हाइब्रिड्स प्रोड्यूस भी हो गए और उन्होंने एक जनरेशन जो है वो भी प्रोड्यूस कर रही है F2 इंडिविजुअल्स की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होगा, F2 जनरेशन में या बैक क्रॉस जनरेशन्स में ये इंडिविजुअल्स जो हैं या तो ये बच ही नहीं पाएंगे या इनफर्टाइल हो जाएंगे, तो इसी को हम हाइब्रिड ब्रेकडाउन कहते हैं। तो ये जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है इसके लिए इतने सारे मैकेनिज़म्स ऑपरेट कर रहे हैं, और जब ऐसा कोई रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एक पॉपुलेशन के अंदर जो है एक्टिव हो जाता है, ऑपरेट करना शुरू कर देता है, तो वो एक से अधिक स्पीशीज़ बना सकती है। तो ये स्पीशीशन का एक इम्पॉर्टेंट बेस है या इम्पॉर्टेंट तरीका स्पीशीशन के होने का, जिसे हम आइसोलेशन बुलाते हैं।